जय हिंद प्यारे मित्रों, यूपीएससी प्रिलिम्स फैक्ट में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक रेड सैंडर्स क्यों चर्चा में, क्या है ये, आईयूसीएन स्टेटस देखेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपने देखा होगा तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा गया रहा है, इसलिए आगे भी पूछे जाने की संभावना है। आइए चलते हैं टॉपिक पर। लेकिन टॉपिक पर जाने से पहले मैं अपने प्रीवियस क्लास को रिवीजन करता हूँ ताकि आपको दोबारा से रिकॉल हो जाए और आपको रटना ना पड़े। इसलिए आइए देखते हैं कल मैंने क्या पढ़ा था। पहला, कथकली नृत्य, जिसमें एक कलाकार की मृत्यु हुई थी, इस कारण से कथकली नृत्य चर्चा में रहा था। तो कथकली नृत्य की 3 शैलियों पर चर्चा की थी, कल्लादी कोड्डम शैली, बेट्टुति शैली और कपलिंगट्ट शैली। ये 3 शैली का संबंध किससे? कथकली से है। कथकली कहाँ का नृत्य है? केरल का है। और ये शास्त्रीय नृत्य है। कितने शास्त्रीय नृत्य होते हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं। इन सभी पर चर्चा की थी मैंने। कौन से 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं? जैसे भरतनाट्यम, कथक, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, कथकली, ओडिसी, मणिपुरी, शास्त्रीय। ये क्या है? ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। और कथकली नृत्य कैसा है? मिश्रित नृत्य है। इसमें नृत्य होता है, संगीत होता है और अभिनय होता है। फिर प्रोजेक्ट रिहैब, इसके बारे में जानता है। रिहैब यानी मानव और हाथी संघर्ष रोकने के लिए यह प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे। और किसने शुरू किए थे यह प्रोजेक्ट? महत्वपूर्ण यह है तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने शुरू की थी। और ये आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। और किस अधिनियम के तहत? खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। और ये किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? ये भी बताया कल। एमएसएमई मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के तहत कार्य करता है यह। और इसमें क्या किया जाएगा? इसके तहत क्या किया जाएगा? इसमें जैसे मैंने बताया था कि कोई एक गांव हुआ, कोई एक पर्टिकुलर एरिया हुआ, उसके अधीन इन परिधि के चारों ओर उसके क्या मधुमक्खी का बाड़ा लगाया जाएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे क्या होगा कि जो हाथी होते हैं जो किसी गांव में एरिया में घुस जाते हैं, फसलों को बर्बाद कर देते हैं, गांव में नुकसान करते हैं, जिससे मानव पशु संघर्ष बढ़ता है। तो इससे मधुमक्खी जब इसे प्रवेश करेंगे तो मधुमक्खी इन्हें काट लेंगे, इससे ये भाग जाएंगे और संघर्ष नहीं होगा। और मधुमक्खी पालन से क्या हो? इससे मधुमक्खी पालन को बढ़ावा मिलेगा। इससे शहद को मधुमक्खी पालन को बढ़ावा मिलेगा तो शहद का उत्पादन होगा। शहद उत्पादन होगा तो लोगों की, किसानों की आय दोगुनी होगी। फिर इससे संबंधित मैंने एक मिशन चर्चा किया था, राष्ट्रीय शहद मिशन। ये किस मंत्रालय ने शुरू किया था? तो एमएसएमई मंत्रालय ने खादी एवं ग्रामोद्योग कब किया था? 2017 में किया था। और मीठी क्रांति 2016 में ये भी था। मैंने मीठी क्रांति का संबंध किससे है? शहद उत्पादन से। फिर ये कहाँ ये योजना चलाई जा रही है पायलट प्रोजेक्ट तौर पर? कहाँ पर? तो नागरहोल नेशनल पार्क से। कहाँ पर है ये? कर्नाटक में है। और कहाँ पर इसे किस नाम से जानते हैं? तो राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं नागरहोल नेशनल पार्क को, कर्नाटक में है। और ये नागरहोल नेशनल पार्क कौन सी नदी से की मदद से होकर गुजरती है? तो नागरहोल नदी से होकर गुजरता है, इसलिए इसका नाम नागरहोल पड़ा। इसके साथ साथ नागरहोल और काबनी नदी, 2 नदी हैं जो नागरहोल और बांदीपुर टाइगर रिजर्व। जैसे ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व और ये नागरहोल है, तो इनके मध्य से सीमा बनाने वाली नदी के नाम पूछे तो क्या होगा? काबिनी नदी और नागरहोल नदी, ये 2 सीमा बनाती हैं। बांदीपुर टाइगर रिजर्व ये भी कहाँ? ये भी कर्नाटक में है। और अब ऐसे पूछते कि भारत में टाइगर रिजर्व संख्या कितनी है? तो टोटल 51 यानी 51 टाइगर रिजर्व की संख्या है। 51 टाइगर रिजर्व। और अंतिम कौन सा अभी हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को दर्जा दिया गया? तो ये भी बताया था, श्रीविल्लुपुथुर टाइगर रिजर्व। बिल्लू ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। मैं बोल रहा हूँ, रिपीट कर लीजिए आप। श्रीविल्लुपुथुर मेघालय टाइगर रिजर्व कहाँ पर? तमिलनाडु में है। अब आइए आज के टॉपिक चर्चा करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? रेड सैंडर्स चर्चा में क्यों है? हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य के रेड सैंडर्स एंटी स्मगलिंग टास्क फोर्स ने शेषाचलम पहाड़ियों में रेड सैंडर्स तस्करी करने वालों को पकड़ा। तो अब यहाँ पर कितना महत्वपूर्ण है कि शेषाचलम पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? तो आंध्र प्रदेश में है। ये ऐसे आप क्वेश्चन पुटअप होते हैं, अगर जियोग्राफी में क्वेश्चन पुटअप होगा तो शेषाचलम पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? आंध्र प्रदेश में है। और आंध्र प्रदेश ना देखें तो क्या देगा? पूर्वी घाट, क्योंकि आंध्र प्रदेश पूर्वी घाट का हिस्सा है। इस कारण से ये चर्चा में रहा था। तो रेड सैंडर्स तस्करी के बढ़ते मामले को देखते हुए इसके विलुप्त हो जाने की शंका के मद्देनजर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने आंध्र प्रदेश सरकार से पेड़ों की सुरक्षा के लिए प्रयास करने का आह्वान किया था। केंद्र सरकार ने कहा था कि आप इसकी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। कुछ इस प्रकार का होता है रेड सैंडर्स। देखिए आप, रेड मीन्स क्या होता है? लाल। सैंडर्स में क्या होता है? चंदन। तो लाल चंदन होता है, लाल चंदन, इसे लाल चंदन के नाम से जानते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं क्या होते हैं रेड सैंडर्स। क्या है रेड सैंडर्स? यानी लाल चंदन
चंदन की एक गैर सुगंधित किस्म है। यानी इस चंदन, आपने सुना होगा चंदन सुगंध के लिए विख्यात है कि चंदन की सुगंध बहुत दूर से आती है, लेकिन ये जो रेड सैंडर्स है ये गैर सुगंधित, इसमें सुगंध नहीं आती है, तो इसमें सुगंध नहीं आती है, ये याद रखना है। गैर सुगंधित किस्म है, चंदन की एक गैर सुगंधित किस्म है। लाल रंग होने की वजह से इसे लाल चंदन या रक्त चंदन भी कहा जाता है। रक्त चंदन, क्योंकि रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है, तो इसी कारण से रक्त चंदन भी कहते हैं। तो ऐसे पूछते हैं रक्त चंदन कहाँ पाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश के शेषाचलम पहाड़ियों में, और यह चंदन की गैर सुगंधित किस्म है, इसमें सुगंध नहीं आती है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पैरोकार्पस सेंटालिनस वैज्ञानिक नाम है। यह अत्यधिक मूल्यवान कठोर लकड़ी की प्रजाति है, मूल्यवान होती है। चंदन की सभी किस्में मूल्यवान होती हैं, बहुत महंगी होती हैं, क्योंकि इनसे बहुत से सौंदर्य प्रोडक्ट और औषधीय वैज्ञानिक क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है, औषधीय क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। इस कारण से यानी मल्टी डायमेंशन के लिए कार्य किया जाता है, जो विशेष रूप से भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के पोलकोंडा और शेषाचलम पहाड़ी श्रृंखला के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्वतीय जंगल पाए जाते हैं। तो इसमें क्या महत्वपूर्ण है, शेषाचलम पहाड़ी तो आंध्र प्रदेश में ही, पालकोंडा पहाड़ी कहाँ पर है, ये भी आंध्र प्रदेश में है। शेषाचलम पहाड़ी कहाँ पर है, ये भी आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश न देकर पूर्वी घाट देगा, ठीक है। और यह कैसे पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्वतीय जंगलों में पाया जाता है। तो ऐसे पूछा कि यह पौधे सदाबहार वनों में पाया जाता है, तो गलत हो जाए कि नहीं, यह उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्वतीय जंगलों में पाया जाता है। रेड सैंडर आंध्र प्रदेश की स्थानिक प्रजाति है। स्थानिक का मतलब समझो कि उसी एक स्थान विशेष में पाई जाती है और कहीं नहीं मिलेगी आपको। तो रेड सैंडर एक एंडेमिक क्या है, प्रजाति है, पेड़ की है, जो पूरे विश्व में केवल शब्द नोट कीजिए, यूपीएससी में हमेशा ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो विश्व में केवल भारत के तिरुपति बालाजी मंदिर कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है, से सटे जंगल में पाए जाते हैं। कहाँ, शेषाचलम पहाड़ियों में पाए जाते हैं। इस प्रकार शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व एकमात्र स्थान है जहाँ ये प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। अब आइए देखते हैं इनके संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो अवैध तस्करी के कारण इन्हें विलुप्त प्रजाति में लाकर खड़ा कर दिया है। IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी IUCN की फुल फॉर्म देख लीजिए आप। लाल सूची की यानी रेड लिस्ट की रेड सैंडर्स को इंडेंजर्ड यानी इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया, यानी संकटग्रस्त। और साइट्स की परिशिष्ट सेकंड में। साइट्स का फुल फॉर्म क्या होता है, द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फ्लोरा, और भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 में शामिल किया गया है इसे। अब आइए इसके उपयोग देखते हैं। इसका उपयोग फर्नीचर बनाने के लिए और मधुमेह या डायबिटीज़ के इलाज के लिए, सूजन कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यानी औषधीय दवा के क्षेत्र में, यानी बायोलॉजिकल क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस लकड़ी का उपयोग लाल डाई बनाने में किया जाता है, क्योंकि लाल रंग की होती है ना, और औषधीय गुण होते हैं, तो इसके लिए औषधीय कारण। यह विश्वास है कि रेड सैंडर्स परमाणु विकिरण को अवशोषित कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडियन जर्नल ऑफ अप्लाइड रिसर्च के अनुसार यह लकड़ी संगीत वाद्य यंत्र और लग्जरी फर्नीचर के लिए एक अच्छा कच्चा माल का स्रोत है। तो कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम, धन्यवाद।